प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं के पाठों की हिंदी पढ़ रहे हैं, साथ में अभ्यास भी कर रहे हैं। कल हमने त्रिवर्ण ध्वज है पाठ को शब्दार्थ और अर्थ दोनों हमने पढ़ लिए हैं और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम त्रिवर्ण ध्वज पाठ का आधा अभ्यास करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके दूसरे मित्रगण जो हैं वो भी इसको अच्छी प्रकार से समझ सके। तो चलिए चलते हैं त्रिवर्ण ध्वज पाठ के अभ्यास की ओर। विद्यार्थियों, नमो नमः। कल हम पाठ को पढ़ चुके हैं। त्रिवर्ण है, ध्वज है, तिरंगा झंडा। आज करेंगे उसका अभ्यास आधा और आधा अभ्यास करेंगे कल। तो चलिए चलते हैं अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 की ओर। क्या कहता है प्रश्न नंबर 1? शुद्ध कथनस्य समक्षम आम। शुद्ध कथन के समक्ष सामने आम लिखना है। इनमें से जो वाक्य ठीक है उसके सामने आम लिखना है। अशुद्ध कथनस्य समक्षम न, और अशुद्ध मतलब गलत, कथन के सामने न इति लिखत, ऐसा लिखो। तो हम उस खानों में लिखने की बजाय यहीं डैश लगा के इनके सामने लिखेंगे। जो ठीक है उनके सामने आम और जो गलत है उनके सामने न लिखेंगे। तो हिंदी यदि पता है हमें तो हम सरलता से जान सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। तो चलिए, अस्माकम राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। तो ठीक है या गलत है? एकदम ठीक है। तो ठीक के लिए क्या लिखना है हमको? आम। ये लिख दिया जी, आम। ध्वजे हरित वर्ण है, शांति प्रतीक अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। जी नहीं, हरा रंग शांति का प्रतीक नहीं है, सफेद रंग है शांति का प्रतीक। तो ये गलत हो गया, इसलिए लिखेंगे न। उसके बाद ध्वजे केसर वर्ण है, शक्त्या सूचक अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, बिल्कुल शक्ति का सूचक है। ठीक है ये, तो लिख देंगे आम। हाँ। चक्रे 63 अरासंति। चक्र में 30 तिल्लियां हैं। तो 30 तिल्लियां नहीं है भाई। कितने तिल्लियां हैं? 24। चतुर्विंशति। तो ये गलत है, इसलिए लिखेंगे न। चक्रम प्रगति द्योतकम। चक्र प्रगति का, उन्नति का द्योतक है, सूचक है। ये बिल्कुल ठीक है। चक्र जो है उन्नति का सूचक है, आम। तो ये प्रश्न नंबर 1 हुआ हमारा कंप्लीट, पूर्ण। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं पहले ध्यान से, क्या लिखा गया प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु, नीचे लिखे गए, पदेषु, पदों में, प्रयुक्ताम, प्रयुक्त की गई, प्रयोग की गई, विभक्ति, विभक्ति, वचनम च, और वचन को लिखत, लिखो। कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये हमने लिखना है। एक उदाहरण दिया हुआ, यथा जैसे, त्रयाणाम, षष्ठी विभक्ति है इसमें और ये बहुवचन है। तो अब करते हैं समृद्धे, समृद्धि का प्रयोग। तो समृद्धि जो है वही, इसमें 2 विभक्तियां हैं। कौन सी? पंचमी विभक्ति में भी समृद्धि बनता है, जैसे मुने है, और षष्ठी विभक्ति में भी बनता है। पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति में बनता है, जैसे मुने, समृद्धे, समृद्धे, समृद्धि शब्द है। और ये वचन कौन सा हुआ जी? एक वचनम, एक वचन है। तो समृद्धि का हमने लिख दिया। आगे वर्णानाम, जैसे त्रयाणाम, बिल्कुल ऐसे ही है वर्णानाम। तो त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति है, तो वर्णानाम में भी कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। त्रयाणाम में बहुवचन है, तो वर्णानाम में भी क्या होगा? बहुवचनम। षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। वर्णस्य वर्णयो वर्णानाम। उत्साहस्य, ये कौन सी विभक्ति है भाई? रामस्य की तरह, बालकस्य की तरह षष्ठी विभक्ति है और शुरू में ही बनता है। शुरू में बनने का मतलब एक वचनम, एक वचनम। ठीक है। नागरिकई, जैसे बनता है बालकई, तो विभक्ति कौन सी हो गई? तृतीया। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। उसी प्रकार है तृतीया विभक्ति।
तय के नीचे री की मात्रा तृतीया। और ये कौन सा वचन? बहुवचनम। नागरिकई तृतीया विभक्ति बहुवचनम। उसके बाद है सात्विकतायः, जैसे बनता है लतायः। कौन सी विभक्ति? षष्ठी। विभक्ति एक वचनम, लतायः की तरह। उसके बाद है प्राणानाम, वर्णानाम, त्रयाणाम की तरह है। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। विभक्ति जो उनमें है वही वर्णानाम बहुवचन, त्रयाणाम बहुवचन, तो प्राणानाम बहुवचनम। प्राणस्य प्राणियो प्राणानाम बहुवचनम। आगे बढ़ते हैं सभायाम। सभायाम जैसे बनता लतायाम वैसे ही बनेगा सभायाम। तो कौन सी विभक्ति हो गई जी? सप्तमी। और वचनम एक वचनम। तो जी हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरह। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। उत्तरत उत्तर दो एक पद में देना है। तो चलिए देते हैं एक पद में उत्तर। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं? कितने रंग हैं जी? 3। त्रयः। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक क वर्ण है? तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? कौन सा रंग है जी शक्ति का सूचक? केसर है। केसरिया, केसर है, केसर। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका सूचक है? न्याय का। कस्य? न्यायस्य। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, न्यायस्य, न्याय का। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है, तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है भाई? स्वाभिमान का। तो कस्य की तरह स्वाभिमानस्य। स्वाभिमानस्य। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 और करेंगे, बाकी कल करेंगे। एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दो। एक वाक्य में उत्तर देना है, यहाँ पर केवल एक पद में देना था, अब हमने पूरा वाक्य है तो प्रश्नवाचक जो शब्द है उसके स्थान पर लिख करके बाकी सारा ज्यों का त्यों उसके साथ लिख देना है, तो पूरी पंक्ति बन जाएगी उत्तर वाली। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है कस्य सूचक अस्ति, हमारे झंडे का श्वेत वर्ण किसका सूचक है? प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है इसमें? कस्य। तो उत्तर वाला शब्द किसके स्थान पर आएगा? कस्य के स्थान पर। ये लाइन मैंने केवल समझाने के लिए लिखी है, आपने नहीं लगानी है। मैं समझा रहा हूं कि कस्य यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, इसी के स्थान पर उत्तर वाला अक्षर आएगा। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे उत्तर। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है, कस्य के स्थान पर जो पद आएगा वो मैं नीचे लिख रहा हूं। सात्विकतायः, सात्विकता का, और साथ में शुचितायः। शुचिता मतलब पवित्रता। सात्विकताया, शुचिताया, उसके बाद क्या लिखेंगे? च। च का मतलब क्या है? और। सात्विकता और पवित्रता का फिर लिखेंगे सूचक है, अस्ति सूचक है। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा उत्तर में, उत्तर में लगाएंगे पूर्ण विराम। तो उत्तर क्या बना इसका? अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है, सात्विकतायः शुचितायः च सूचक है अस्ति, हमारा झंडा, हमारे झंडे का श्वेत रंग, सफेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है, बताने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 के ख की ओर। ख क्या है? अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कुत्र, कहाँ। बाकी यही लिखेंगे अशोक स्तंभ है
कहाँ है भाई? सारनाथे। तो कुत्र के स्थान पर क्या आएगा? सारनाथे। सारनाथे के बाद क्या लिखेंगे? अस्थि। अस्थि के बाद पूर्ण विराम। पूरा उत्तर क्या बन गया? अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। उसके बाद गय देखते हैं। त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? तो कब, कदा। कब फहराया जाता है भाई? 2 बार फहराया जाता है। कब का? एक स्वतंत्रता दिवस पर और एक गणतंत्र दिवस पर। तो कदा के स्थान पर क्या आएगा वो लिखते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र दिवसे। स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च के बाद क्या लिखेंगे? भवति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनाम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का घ चौथा ही है। क्या है प्रश्न? अशोक चक्रे कति अरह संति। अशोक चक्र में कितने तिल्लियां हैं? प्रश्नवाची शब्द क्या है? कति। तो कितनी तिल्लियां हैं भाई? 24। कितनी तिल्लियां हैं? 24। तो 24 किसके स्थान पर लिखेंगे? कति के स्थान पर। तो यहां से उत्तर लिखना शुरू करेंगे। अशोक चक्रे, फिर कति के स्थान पर लिखेंगे चतुर। ये विंशति लिख लें पहले। ये हो गया विंशति। चतुर का र कहाँ आएगा? ए यहाँ पर ये र आएगा। क्या बन गया? चतुर्विंशति। बिंदी भी है, विंशति की बिंदी है और पीछे विसर्ग आएगा और ये चतुर का र है। चतुर्विंशति अरह संति। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरह संति। तो त्रिवर्ण ध्वज का आधा अभ्यास कर लिया है हमने। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिए हैं। 5, 6, 7 जो हैं कल करेंगे। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।